खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे इस बार आम नहीं बेहद खास रहने वाले हैं। बीजेपी कांग्रेस में जोरदार टक्कर इस बात की हो रही है कि इन चुनावों में जिसका पलड़ा भारी रहेगा वो 2019 में देश की गद्दी पर अपनी दावेदारी उतनी ही मजबूत कर लेगा। यही वजह है कि इन चुनावों को 2019 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद से जुड़े मुद्दे इस बार भी नेता जोर शोर से उठा रहे हैं। दूसरी ओर तमाम पार्टियों में घटते मुस्लिम उम्मीदवारों के नंबर्स ये सवाल भी उठा रहे हैं कि देश में क्या मुस्लिम वोट बैंक का सियासी रसूख घट रहा है और जंग कट्टर हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व के परसेप्शन की राह पर निकल पड़ी। बीजेपी पर कम्युनल मुद्दों को तरजीह देने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सबके सामने बाकायदा गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाई है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के 10 दिन के अंदर ही किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। ऐसे में आज बड़ा सवाल यही है कि 2019 के इस सेमीफाइनल में मजहबी या विकास से जुड़े मुद्दे लगाएंगे बेड़ा पार। इसी पर होगी बात आज अपने तमाम खास मेहमानों से। एक बड़ा पैनल है आज हमारे साथ, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। सियासी जमातों ने 2019 पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी सियासी जमातें अपनी जमीनी हकीकत का अंदाजा 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात से लगाना चाहती हैं। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम असेंबली इंतखाबात काफी फैसलाकुन किरदार अदा करने वाले हैं, जिसके जरिए पता चल सकेगा कि अवाम क्या चाहते हैं और पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज जाएंगे किस सिमत। पार्लिमानी इंतखाबात तरक्याती कामों की बुनियादों पर लड़े जाते हैं या फिर सियासी जमातें मजहबी जज्बातियत का कार्ड खेलती हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, हमारा पहले भी सबसे मुतालबा रहा है कि भाई मुसलमानों को आप क्यों टिकट नहीं दे रहे हैं, क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं। जब आप मुसलमानों के वोट लेना चाहते हैं तो आपको जब वोट की जरूरत है तो मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासब से सीटें दे जाना चाहिए। हमारे केसीआर साहब वो ऐसे सेक्युलर शख्स हैं जिनको पूरी तरह से खबर है कि यहाँ के हमारे मुसलमान भाई और हिंदू भाई अगर साथ नहीं चलेंगे, साथ नहीं रहेंगे और साथ मिलकर अगर तरक्की में भागीदारी नहीं लेंगे तो कभी राज्य आगे नहीं बढ़ेगा, कभी रियासत आगे नहीं बढ़ेगी। तो मैं वादा करता हूँ आज जो अफवाहें फैलाए जा रही हैं, जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर जाएंगे या कोई और, बहुत सारे लोग बहुत सारे और भी चीज़ कह रहे हैं, किसी भी हाल में टीआरएस पार्टी कभी भी नरेंद्र मोदी या बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, मैं वादा करता हूं। 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात में उम्मीदवारों की फहरिस्त पर अगर नजर डाली जाए तो अंदाजा होगा कि तमाम सियासी जमातें मुस्लिम उम्मीदवारों को नजरअंदाज ही कर रही हैं। बीजेपी ने तो वैसे भी कभी मुसलमानों को मुंह नहीं लगाया, लेकिन वो सेकुलर जमातें जो कि मुसलमानों को बीजेपी का खौफ दिखाकर, डर दिखाकर उनके वोट बटोरती रही हैं, वो भी अब मुसलमानों को अपना उम्मीदवार बनाने से कतरा रही हैं, जिसकी वाहिद वजह मजहबी सियासत है। ये जमातें मुसलमानों की मुंह भराई के इल्जामात से बचना चाहती हैं। कुछ सियासी जमातें मजहब और जज्बातियत की सतह से उठकर तरक्याती कामों की बुनियाद पर इंतखाबात लड़ना चाहती हैं। कांग्रेस लीडरों ने छत्तीसगढ़ में गंगा जल लेकर कसम खाई है कि इख्तियार में आते ही किसानों के कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। गंगा जल की कसम खाकर वादा करना भी जज्बाती सियासत का ही दूसरा रुख है। मैं आपके सामने गंगा जल की सौगंध खाता हूं, आप लोग भी उठाइए कि 10 दिनों के अंदर किसान का ऋण लोन माफ करने का काम कांग्रेस पार्टी वादा करती है, गंगा मैया का कसम खाके कि किसानों का। ये देख लीजिए सर, आप देख लीजिए, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है सर। समाजवादी पार्टी और गोंडवाना पार्टी का अगर सीटें ज्यादा होंगी, कोई भी सरकार बनाएगी, दबाव बनेंगे कि पहले घंटे में कैबिनेट हो और पहले ही फैसले में किसानों का कर्ज माफ हो। कौन सी सियासी जमात का कौन सा हथकंडा उसे वोट दिलाने में कामयाब होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फैसला साज तो अवाम ही होते हैं। वो किस जमात के हथकंडों का शिकार बनते हैं, ये हालिया असेंबली इंतखाबात और 2019 के आम इंतखाबात के रिजल्ट बताएंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो 2019 का सेमीफाइनल है और बड़ा सवाल यह है कि मजहबी मुद्दे या विकास से जुड़े मुद्दे, इस बार नेताओं का बेड़ा पार कौन लगाने जा रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब मौजूद हैं, मुंबई से हमारे साथ वो लाइव मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। साथ ही साथ नवीन जिंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब हिंदू धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहस का हिस्सा है। राजकुमार भाटी साहब नेशनल स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ इस डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं। विश्वजीत मोहंती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ हैं। और राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन है, आज वो रायपुर से इस डिबेट को ज्वाइन कर रही हैं। और राधिका उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी जहां पर बाकायदा गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाई गई किसानों को के लिए। डिबेट की शुरुआत करते हैं। आज रावत साहब जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा शुरुआत में जी समीर भाई, क्योंकि इस बार जिस तरह का चुनाव प्रचार हो रहा है, नेता जिस तरह के वादे कर रहे हैं और जिस तरह से हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये मुद्दे भी लगातार छाए हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी एक सॉफ्ट राह पर चलती हुई नजर आ रही है। क्या आप ये मानेंगे ईमानदारी के साथ कि इस बार ऐसा लग रहा है कि लड़ाई जो है वो कट्टर हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व के बीच में हो रही है? ये सच है, क्योंकि आसान तरीका है वोट लेने का। अब इस बात को नेता और सभी पार्टियां समझ चुकी हैं कि अगर जब तक ध्रुवीकरण नहीं होगा जब तक आसानी से वोट मिलेगी नहीं। क्योंकि पहले जो चुनाव के वायदे होते थे उनको पूरा तो कर नहीं पाती पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा, कोई भी पार्टी हो। जब लगता है कि अब ये वायदे तो पूरे हुए नहीं किसी भी पार्टी के, फिर उनको लगता है कि अब कैसे फटाफट वोट लेकर के हम सत्ता में आए। और उसके लिए फिर सबसे आसान तरीका यह होता है कि दोनों पक्षों का ध्रुवीकरण कर दिया जाए और आराम से फिर अपनी वोटों को लिया जा सकता है, ऐसी लोगों की सोच बनती है। या फिर पब्लिक का जो जनता का पैसा है, जो टैक्स का पैसा है, उसको आप बिखेर दीजिए कि 2 रुपए किलो चावल दिया जाएगा, या गंगाजल आप उठा लो। अभी गंगाजल उठा लिया उन्होंने और आकर के बोल दिया कि हम कर्जे माफ कर देंगे। अब जैसे कि इनके अपनी फैक्ट्रियों का पैसा रखा है, टैक्स मैं दे रहा हूं, टैक्स समीर भाई जी दे रहे हैं, नवीन जी दे रहे हैं, और जाएगा पैसा वहां। इसलिए ये जो तरीका चल पड़ा है ये देश के हित में नहीं है, देश के संविधान के हित में नहीं है। इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। ठीक है, मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब एक्सेप्ट करते हैं, आप अग्री करते हैं इसको कि हो यही रहा है कि जो बड़े मुद्दे हैं, जो कोर इश्यूज हैं, सरकार का 5 साल का काम है, वो मुद्दे थोड़े पीछे रह जाएं, इसलिए इस तरह के मुद्दों को हवा दी जा रही है कि हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व, ये सारे मुद्दे छाए हुए। और उसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, आपके पास आ रहा हूं तो, कि और उसमें जो मुस्लिम वोट बैंक का रसूख था वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, इसीलिए उम्मीदवारों की संख्या घटती जा रही है, मुस्लिम उम्मीदवारों की। देखिए समीर भाई, मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के अंदर में जब भी इलेक्शन आता है उस वक्त धर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। और पिछले जब इलेक्शन खत्म होता है तो 5 साल तक, 4 साल तक, 4.5 साल तक ये धर्म को भूल जाते हैं। मैं इतना जरूर जानना चाहूंगा और भी बताना चाहूंगा ये कि हिंदुस्तान के अंदर में जब भी इस तरीके की वातावरण पैदा किए जाते हैं और इस्लाम का, हिंदुइज्म का या भी किसी भी धर्म का वो लोग इस्तेमाल करते हैं, ये बिल्कुल नाजायज और बेकार बातें हैं। और जब भी इस तरीके की कोशिशें होंगी तो हिंदुस्तान का वातावरण खराब होगा, क्योंकि धर्म के साथ हम सबों का जो जुड़ाव है, हम सबकी जो आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उसका इस्तेहसाल होता है। कभी बाबरी मस्जिद के नाम पे, मंदिर के नाम पे, और हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे। जब जब ऐसा होता रहेगा तो मुल्क तरक्की की तरफ नहीं जाएगा, वो तनज़्ज़ुल की तरफ जाएगा। और बात जहां तक है वोट बैंक की, मुसलमानों के वोट बैंक की, तो आपने महसूस यह कर लिया है कि सब पार्टियों ने यह सोच लिया है कि हम हिंदुत्व का नाम लेंगे और जो कि मेजोरिटी में हिंदू भाई हैं हमारे, और उसका नाम लेकर के हम यहां जीत जाएंगे। लेकिन इसे समझना चाहिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा है और यह भी यहीं पर वोट दिया करता है। तो जो लोग ये समझते हैं कि हम अब पिछले मरतबा ज्यादा वो सीटें दिए थे मुसलमानों को, इस मरतबा कम देंगे और कम देकर के हम इनको अलग लाइन पर ले जाएंगे, वो ये भी समझ लें कि मुसलमान भी जागरूक है और वो भी वोट देने का अधिकार जानता है और अपने वोट को समझता है। तो आने वाले दिनों में ये भी चीजें सामने आएंगी। लेकिन हिंदू मुसलमान से हट करके एक अच्छा मुल्क और अच्छी हुकूमत हम चाहते हैं ताकि आने वाले दिनों में हमारा मुल्क आगे बढ़ सके। ठीक है नवीन जी, तो कुल मिलाकर बीजेपी तो फ्रंट फुट पर खेलती है जब कट्टर हिंदुत्व की बात आती है और यह कहना होता है कि नहीं नहीं कट्टर हिंदू हम ही हैं, दूसरी तरफ वाले जो राहुल गांधी हैं वो फिर नकली हिंदू हैं। तो इसमें तो आप लोग फ्रंट फुट पर खेलते ही हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं आपने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आज कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने को मजबूर हो गई?
क्या बात है समीर भाई, आज आप कहते हैं कि हमने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि राहुल गांधी को जनेऊ दिखाना पड़ गया। हाँ, हमने ऐसे हालात पैदा कर दिए राहुल गांधी मंदिर जाने लगे। पूछा तो आप ही नहीं था ना, तभी तो उन्होंने जनेऊ दिखाया। वही हमने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि राहुल गांधी आज जगह जगह मंदिर जाते हैं, जो कभी कहते हैं भगवान श्री राम का अस्तित्व नहीं है, आज उन्हीं राम की चौखटों पे अपनी एड़ियां रगड़ रहे हैं। अब ऐसे हालात अगर हमने पैदा कर दिए तो मैं कहता हूं कि अच्छी बात है, देश के हर आदमी को धार्मिक होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात नहीं, तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी और सरकार में आसीन पार्टी के चलते आपकी जिम्मेदारी यही है कि आप मतलब ये याद दिला दे राहुल गांधी को कि भाई उन्हें उनका धर्म याद आ जाए, तो इससे क्या देश का कल्याण हो जाएगा? समीर भाई, ये तो बात हुई, आपने कहा कि हमने हालात पैदा कर दिए, लेकिन क्या हमने ही ये हालात पैदा कर दिए? जब राहुल गांधी की पार्टी ये कहे कि जो नक्सली हैं, अलगाववादी, आतंकवादी हैं, वो क्रांतिकारी हैं, क्या हमने ये ऐसे हालात पैदा किए कि जिसमें कांग्रेस के लोग ये कहें सेना और सेना प्रमुख गली का गुंडा है? क्या हमने ऐसे हालात पैदा किए जब कश्मीर में आतंकवादी मारे जाएं और कांग्रेस के नेता ये कहें कि वह निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं? ये हालात हमने पैदा किए। क्या हमने ऐसे हालात पैदा किए कांग्रेस कहे हिंदू तालिबान? क्या हमने ऐसे हालात पैदा किए कि कांग्रेस कहें कि पाकिस्तान सरकार आए और भाजपा को हराने के लिए हमारी मदद करे? ये हालात हमने पैदा किए हैं क्या? अगर ऐसे हालात हमने पैदा किए और वो पॉलिटिकल पार्टी इन कहे कि भाजपा के कारण वो इन ये सब बोल रही है, तो उसको इस देश के अंदर सत्ता में कहीं भी पार्टिसिपेट करने का हक नहीं है। पहली बात तो ये बात आप मानते हैं ना? नहीं, पहली बात पर ही रहिए, कट्टर हिंदुत्व का जहां मुद्दा आता है वहां फ्रंट फुट पर आप खेलते हैं और कांग्रेस को बैकफुट पर कर देते हैं, ये आप मान रहे हैं? पर समीर भाई, हिंदुत्व जो है भारत की संस्कृति है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, वो सभी धर्मों के लिए है, और हिंदू पॉलिटिकल बना दिया आपने ना, हमने थोड़ी बनाया। अच्छा बताइए, हिंदू तालिबान किसने कहा? हमने कहा था क्या? या बैड हिंदू हिंदू किसने कहा? बैड टेररिज्म हिंदू टेररिस्ट किसने कहा? ये सब कांग्रेस कह रही है, और उसका जवाब जब आप हमसे मांगते हैं तो आप कहते हैं हमने ऐसा बना दिया। ठीक है, मुझे इतना बता दे, कांग्रेस ऐसा क्यों कह? डेवलपमेंट पे बात करे। मैं कहता हूं हमें कांग्रेस ने क्या क्या 60 साल में, छोड़ दीजिए, वो कांग्रेस से पूछना। ठीक है, हमने क्या किया? राधिका आ गई हमारे साथ, राधिका आ गई, हमने क्या किया? ठीक है, 4 साल में। राधिका खेड़ा, क्या आप अग्री करती हैं नवीन की बातों को? और इसमें अगर मैं याद दिला दूं अपने व्यूअर्स को 2014 की वो एंटनी कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें एक तरह से हिंदुत्व की राह पर चलने की एक नसीहत भी थी, सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर, तो वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलती हुई नजर आ रही है क्या कांग्रेस पार्टी? और यही वजह है कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवारों की लिस्ट है उसमें भी इस बार मुस्लिम कैंडिडेट्स के जो नंबर्स हैं वो बहुत कम नजर आ रहे हैं। यही वजह है क्या कि आपको हाथ में गंगा जल लेकर खस्में खानी पड़ती हैं आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, सबसे पहले मैं आपका गंगा जल वाली बात से शुरुआत करूंगी। हम उस देश में रहते हैं जहां पे गंगा जमनी तहजीब की बात करी जाती है। छत्तीसगढ़ में जो कल्चर है वहां पे हाथ में गंगा जल लेके कसम खाते हैं। और गंगा जल कब इस्तेमाल किया जाता है? गंगा जल कोई भी शुभ काम शुरू करने के पहले, कोई वादा को पूरा करने से। और सबसे ज्यादा गंगा जल तब हाथ में लिया जाता है जब, नवीन जी सुन लीजिए, आप बोल रहे थे, मैं बीच में टोकी नहीं थी, सुन लीजिए। गंगा जल हाथ में, गंगा जल की क्या महत्व है आप जानते होंगे नवीन जी मुझसे ज्यादा, कि गंगा जल का महत्व वो है कि ईवल को दूर रखे, बुरी नजर को दूर रखे। तो हाथ में गंगा जल लिया, और ये 15 साल सरकार जो रमन सिंह जी की यहाँ पे है, जो बुरी नजर इस प्रदेश की जनता पे डाली हुई है, और 4.5 साल से मोदी जी की सरकार। फिर आपको बीच में बोलना, या तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठ जाइए। और अब आते हैं बात, कांग्रेस पार्टी सबका साथ लेकर चलते हैं। बीच में वो रायपुर से थोड़ा सा ना डिस्टर्बेंस हो जाता है जी, कंप्लीट कीजिए राधिका जी। कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या क्रिश्चियन हो। हमारे लिए हर इंसान इंसान है। हम आपको क्या शिक्षा नरेंद्र मोदी जी देते हैं और अमित शाह जी देते हैं हमें पता है। थोड़ा ज्ञान हमारे को उस बात पे भी दे दीजिए जो उन्होंने अपने पुत्र को शिक्षा दी है 16,000 करोड़ गुना मुनाफा करने की। थोड़ा ज्ञान हमारे को उस शिक्षा का भी दे दीजिए जो उन्होंने रमन सिंह जी को दी अपने बेटे को पनामा का धोखा देने की। थोड़ा ज्ञान हमें वो भी दे दीजिए कि किस तरीके से अपनी माँ का अपमान किया जाता है और सिर्फ उनको फोटो के लिए मिला जाता है। तो मैं अगर गिनाने लगूं कि क्या शिक्षा आप लोगों को मिलती है तो लिस्ट लंबी हो जाएगी और शो खत्म हो जाएगा। लेकिन बात पे आते हैं, मुद्दे पे। भटकाइए मत, इस प्रदेश या देश की जनता को आप भटकाते आ रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेके चलती है। वादा किया था मोदी सरकार ने, बहुत सारे जुमले और नारे दिए थे 4.5 साल पहले, जिनमें से एक था सबका साथ सबका विकास। ना सबका साथ हुआ ना सबका विकास हुआ। विकास हुआ तो सिर्फ उनके
3 एम्स, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल भाई उनके, या फिर अमित शाह जी के बेटे का, या फिर लेकिन मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए ना। लेकिन विकास जनता का पार्टी अगर साफ हिंदुत्व की राह पर नहीं चल रही है तो ये मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम कम क्यों होते जा रहे हैं आपकी लिस्ट से भी? नवीन की पार्टी तो खुलेआम कहती है कि भाई हाँ मुसलमानों को टिकट नहीं देते, उनके नेता तो यहां तक कह देते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो नहीं है ना ऐसी। मुझे ना ये तो फिर वो कैंडिडेट्स क्यों कम होते जा रहे हैं? तेलंगाना में आपके 2 लोग, तेलंगाना में आपकी पार्टी के 2 लोग छोड़कर चले गए आपकी पार्टी, उन्होंने कहा नाइंसाफी कर रही है माइनॉरिटीज के साथ कांग्रेस। देखिए चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में तो अब बोला जाए तो अपने आप को प्रदेश के मामा कहने वाले शिवराज सिंह चौहान अपने खुद के बेटे के मामा को अपने साथ नहीं रख पाए, तो ऐसे तो देखिए बहुत चीजें होती है, किसी की कोई नाराजगी होती है, कुछ होती है, जाहिर सी बात है हम किसी को, इसीलिए तेलंगाना में क्रिश्चियनिटी के आधार पर मैनिफेस्टो लेके आ रहे हैं आप। लेकिन जब बात आती है कि मुझे थोड़ी सी आश्चर्य भी होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पे हमेशा सवाल उठाया जाता है कि वो हिंदुओं की पार्टी नहीं है, अब बोला जा रहा है कि वो मुसलमानों की पार्टी नहीं है। अरे हम किसी भी धर्म की पार्टी नहीं है, हम हिंदुस्तानियों की पार्टी है, हमारे लिए हर इंसान बराबर है, सबका साथ, आपके जैसे नहीं कि सिर्फ मेहुल भाई का साथ या ललित मोदी का साथ या मेहुल को तो आप ही ने छोड़ा था, चिदंबरम सामने कानून बदला था, बार बीच में नहीं, वो गलत विषय से गलत कह रहा है, दूसरे मेहमान का जो वक्त है वो खा जाएंगे, इसलिए बताना पड़ता है। ठीक है राधिका आप कह रही हैं, 1 मिनट नवीन, राधिका ठीक है, राधिका आप कह रही हैं कि कोई नाइंसाफी नहीं हुई, कोई नाइंसाफी नहीं हुई, ये सवाल कांग्रेस पार्टी से नहीं पूछा जाना चाहिए क्योंकि आप सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। हमारे साथ हैदराबाद से आज एक खास मेहमान मौजूद हैं, आबिद रसूल खान साहब, जो कि अभी तक आपकी पार्टी में थे लेकिन अब आपकी पार्टी छोड़कर यानी कांग्रेस पार्टी छोड़कर टीआरएस में शामिल हो चुके हैं। आबिद रसूल साहब, क्या दिक्कत हुई आपको कांग्रेस पार्टी में, और आज आपको अचानक ये क्यों लगने लगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो माइनॉरिटीज की और मुसलमानों की हक की बात नहीं कर रही? देखिए बात यहां पे बिल्कुल सीधी है कि मैं 32 साल से कांग्रेस का एक वर्कर हूं और कांग्रेस में कई जिम्मेदारियां निभाया हूं बड़ी खूबी से, और मैं राहुल गांधी की लीडरशिप में पूरा अपना ईमान और पूरी अपनी कॉन्फिडेंस रखता हूं। यहाँ पे बात यह है कि जो पार्टी की पॉलिसी है उसमें जो सोशल इंजीनियरिंग की बात कभी भी पार्टी में होती है तो ये बताया जाता है कि हर कम्युनिटी को हम बराबर का हिस्सेदार मानते हैं, और कोई हम इसी पार्टी के अंदर ये सोच नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी के वोट नहीं आते हैं और वो कम्युनिटी का आदमी नहीं जीतता है। तो जब ये एश्योरेंस हमको हाईएस्ट लेवल से मिलता था, हम ये एश्योरेंस के ऊपर ही काम करते थे। मगर अब आज के दिन ऐसे हालात बन रहे हैं कि एक मुसलमान को कांग्रेस में पूछा जाता है कि तुम जीत सकते क्या, तुम्हारे पास फाइनेंशियल पोजीशन है क्या, तुम्हारे पास तुमको वोट मिल सकते क्या। तो ये हम पूछना चाह रहे हैं कि तेलंगाना स्टेट में, चाहे आप आंध्रा में लीजिए, जहां पे भी मुस्लिम लोग हैं सिटीज में 25 से 30% पॉपुलेशन होता है, और ये सदियों से नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स को जिताते आए हैं, और आज जब हम हमारी सीट मांग रहे हैं तो हमसे ये सवाल किया जाता है कि आप जीत सकते क्या, वोट आता क्या। तो ये एक नहीं रसूल साहब, ये तो एक बड़ा लाजमी सा क्वेश्चन है ना कि आप जीत सकते हैं कि आपको वोट मिलेंगे क्या। मुझे ये बताइए आपकी दिक्कत क्या है? आपकी दिक्कत ये है कि आपको टिकट नहीं मिला, या फिर आपकी दिक्कत ये है कि माइनॉरिटीज को नेग्लेक्ट किया जा रहा है? मुझे आप एक नहीं मैं कभी टिकट का एस्पिरेंट नहीं था, मैं टिकट पूछा नहीं था, मगर एक पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट और पार्टी का जिम्मेदार होते हुए मैंने पूछा था कि, और मुझे एश्योरेंस दिया गया था कि 14 टिकट मुसलमानों को दिए जाएंगे ये इलेक्शन में तेलंगाना में, और जब लिस्ट दी गई तो उसमें सिर्फ 3 आदमी थे। तो ये चीज को हम सवाल उठाए कि भाई आप 14 से 3 को क्यों ला लिए, तो वहां पे ये एक्सप्लेनेशन हमको दिया गया। ये एक्सप्लेनेशन के खिलाफ हमारी आवाज हम उठाए हैं कि आप इस यार्ड स्टिक पे एक मुसलमान की टिकट कट नहीं कर सकते हैं। आपको अगर कट करना है तो उसकी विनेबिलिटी अगर देख रहे हैं तो उसको सोशल जस्टिस भी दीजिए, आप उसको एक मौका दीजिए। अगर वो मौके में अगर ये बताया कि पहले हार चुका है तो आप दूसरी कैंडिडेट को तैयार कर सकते हैं, मगर मौका देने से पहले उस पर एक ब्रांडिंग करके उसको बाजू रख देना, ये जो सोच आज कांग्रेस में आई है, ये सोच के खिलाफ छोटा सा रिएक्शन, सिर्फ 20 सेकंड में इसका आंसर चाहूंगा क्योंकि 2 और मेहमान हैं अभी मेरे पास। अब्दुल जी, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जब आप पार्टी में थे तब भी रिस्पेक्ट करते थे, जब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे। आज आप हमारी पार्टी में नहीं है, लेकिन हमारे लिए आपके पास
उतनी ही रिस्पेक्ट है और रहेगी। लेकिन जब चुनाव लड़ा जाता है, आप मुझसे बहुत सीनियर लीडर हैं, आपका मेरे से राजनीति में ज्यादा एक्सपीरियंस भी है सर, लेकिन जब चुनाव लड़ा जाता है, जहां तक मेरी समझ कहती है और शायद जहां पे पैनल में बैठे हुए सबकी समझ भी यही कहेगी कि जैसा आपने खुद ही मेरी बात का जवाब दे दिया कि विनेबिलिटी फैक्टर तो रहेगा, क्योंकि हमने इस देश को, आपके प्रदेश को भी और इस देश को भी जो 4.5 साल से जनता त्रस्त है उससे बचाना है। तो विनेबिलिटी फैक्टर तो कोई भी पार्टी होगी वो रखेगी इनके लिए कुछ और हमारे लिए पर हाँ, अगर आपकी कोई नाराजगी है पार्टी से वो पर बात आ गई। और ये मैं बता दूं, बीजेपी भी दलील यही दे रही है कि विनेबिलिटी फैक्टर को हम ज्यादा अहमियत देखते हैं और जो जिताऊ कैंडिडेट होता है हम उसको टिकट देते हैं। राजकुमार भाटी साहब, आपको क्या लगता है क्यों कम होते चले जा रहे हैं तो हमारे में और अलग अलग पार्टियों की लिस्ट से मुस्लिम उम्मीदवार? इसके पीछे क्या है? मुस्लिम वोट बैंक जो है उसकी महत्ता क्या कम होती चली जा रही है? क्या रसूख कम होता चला जा रहा है क्या? और इसके लिए जिम्मेदार कौन? देखिए, जो आपका मूल प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने शुरुआत की कि कट्टर हिंदू, उदार हिंदू, फिर आपने कहा हिंदू मुस्लिम। इस आधार पर चुनाव होंगे, इस आधार पर राजनीति होगी, इस आधार पर टिकट बांटे जाएंगे और कम किए जाएंगे। अगर किसी एक धर्म विशेष का ही तुष्टिकरण चलेगा तो ये गलत है। मैं तो इस प्रश्न को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ और ये देश के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है, क्योंकि अगर इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होंगे, देखिए धर्म हमारा निजी मामला है, निजी आस्था का प्रश्न है। मेरी निजी अपना निर्णय है कि मैं कैसे उस ईश्वर की इबादत करता हूँ, और सारे धर्म ये मानते हैं ईश्वर एक है। इस देश में 7 धर्मों के मानने वाले लोग हैं, 22 भाषाएं हैं, 6000 जातियां हैं, अलग अलग संस्कृतियां। अगर सबको संतुष्ट करने में लगे जाएंगे तो ये देश कहाँ बचेगा? ये बहुत चिंता की बात है। रही बात दूसरी, जो हमारे बीजेपी के मित्र जो दुष्प्रचार करते हैं और जो लोगों को जो भड़काते हैं, देखिए किसी भी सफल लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि वहां के पिछड़े लोग और अल्पसंख्यक लोग, उनका विशेष ख्याल रखा जाए। उन्हें बराबरी में लाने के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए, उन्हें अधिकार देने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। तो एक तो ये बात है कि जब हम ये कहते हैं कि भाई अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, जिसमें हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, उन्हें विशेष रियायतें दी जाए, उन्हें बराबरी में लाया जाए, उन्हें राजनीति में हिस्सेदारी दी जाए, तो ये तुष्टीकरण नहीं है, न्याय है। ये इस न्याय के लिए जब हम कहते हैं दलित जातियों को, पिछड़े वर्गों को आरक्षण देकर उन्हें आगे लाया जाती है, जातिवाद नहीं है, ये सामाजिक न्याय है। जातिवाद तब होता है कि जिनका वर्चस्व है वो कहें कि हमारी चलेगी, संविधान कुछ नहीं है, कानून कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है, जो हम चाहेंगे, जो हमारी मर्जी होगी हम वो करेंगे, हम जहां चाहे धर्मस्थल बनाएं, जिसके चाहे धर्मस्थल को गिरा दें। ये अन्याय है, ये जातिवाद और ये सांप्रदायिकता है। तो आज देश में जो माहौल बनाया जा रहा है समीर भाई, बहुत चिंता की बात है। जो संवैधानिक संस्थाएं उनको नष्ट किया जा रहा है। चुनाव आयोग की तारीख घोषणा करने से पहले बीजेपी का प्रवक्ता तारीख घोषणा कर देता है। सीबीआई का क्या हाल हो गया आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की क्या हालत है। और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो पिछले 1 सप्ताह से पूरी जो संघ लॉबी है, जो आरएसएस लॉबी है, पूरी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इतने दुष्प्रचार में लगी हुई है। पिछले 1 सप्ताह से आप इनकी सारी डिबेट निकाल के देखिए, सारे बयान निकाल के देखिए, कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट हमारी भावनाओं की कदर नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। ये देश के लिए चिंता की बात है। दूसरी डिबेट में चले जाएंगे, लेकिन अपने असल मुद्दे पर ही रहते हैं। मोहंती साहब, किस तरह से इस सिचुएशन को एनालाइज करेंगे? 2019 से पहले का सेमीफाइनल है और हम देख रहे हैं एक समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है कम्युनलिज्म के सहारे, और कहीं ना कहीं पोलराइजेशन करके अगर आप मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करने लगेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि फिर वो वही पार्टियां फायदे में रहेंगी जो मेजॉरिटी की पॉलिटिक्स करेंगी। तो इस तरह से समाज को बांट कर, लेकिन देश का भला तो होना नहीं। कैसे आप एनालाइज कैसे करते हैं इस पूरी सिचुएशन को? 2-3 चीज बड़ा ढंग से समझना पड़ेगा इस बात को डाइसेक्ट करने के लिए। जी, पहली बात मैं कहने को सोशल इंजीनियरिंग, जो राजनीति और इलेक्शंस हैं वो बड़ा मैथमेटिक्स और बड़ा गणित पे चलता है। तो पहले सोशल इंजीनियरिंग को हमको समझना पड़ेगा। जनादेश जो जा रहा है वो विकास का आधार पे बन रहा है, कि जो जातिवाद पे जो 70s 80s 90s में वोट चलता था वो घटते घटते जा रहा है, और ज्यादा से ज्यादा विकास की ओर हर जात का सेट्स मुड़ते चले जा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं विकास मुद्दा मानिए न मानिए बन चुका है। अब विकास के आधार पर ही वोट चल रहा है आज। लेकिन चुनावी रैलियों में तो विकास की बातें कम होती हैं। विकास की परिभाषा, जहां जहां जा रहे हैं दौरे पर वो राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, ये क्या है? मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाओ ताकि राम मंदिर बन जाए अयोध्या में।
कोई सेंस है इस बात का? सर सेंस यही है कि ये विश्वास और आस्था की बात है। या विकास का परिभाषा सब दल और सब नेता कई और सब इलेक्शंस में कई कई अलग बात होता है। शीला दीक्षित ने बहुत विकास किया था, लेकिन वो तो लगता है सत्ता में नहीं, एक कॉन्टेक्चुअल बात है, बट विकास की परिभाषा सब सेट और माइक्रो सेट्स में अलग अलग होता है, वो एक बात है। आधार यही है कि उसकी बुनियाद बैठी हुई है विकास पे। कहीं ना कहीं वो कुछ बनना, मान के चलिए आज आप बोल दे कि मंदिर बनने वाला है, कल वो स्टैच्यू भी बना था और कल ब्रिज भी बनेगा, प्लांट्स भी बनेंगे, बट बनने वाला विकास का अंडरस्टैंडिंग लोगों को जो दिखता है वही समझ में आता है। हाँ। एक बात है। और दूसरी बात था कि कहीं ना कहीं इलेक्शंस विनेबिलिटी कैंडिडेट्स पे होती है, तो ये चीज खुल के आती है जब मुसलमान कैंडिडेट नहीं बन पा रहा है। हाँ। कैंडिडेट तो वो खुल के मैसेज हमारे पास ये है कि जो मुसलमान समाज है वो विकास को चुन रहा है अदर देन हिज लीडर ऑफ हिज कम्युनिटी। कम्युनिटी बेस्ड लीडरशिप वो एक मेटाफॉर्मेसिस हो रहा है, वो देश में एक परिवर्तन हो रहा है। मतलब यानी मुसलमान जो है वो भी ये नहीं देख रहा कि भाई अगर ये कोई मुस्लिम कैंडिडेट है तो उसको वोट देना, वो देख रहा है कि काम उसको वोट देना आपके हिसाब से। सर वो आज मुसलमान कम्युनिटी ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इंडियन सोच पा रहा है और भारतीय जैसा वो सोच पा रहा है। वो पिछले जमाने के सोच से उसका सोच में परिवर्तन आ रहा है। ये जो दल और जो पार्टी उसको समझ पाती है, दैट इज अ विनिंग पार्टी। ठीक है रसूल खान साहब, छोटा सा एक जवाब इसका, क्या आप मान रहे हैं कि इस वजह से चीजें चेंज हो रही हैं? देखिए चेंज होना चाहिए। मेरे से पहले जो स्पीकर हैं उन्होंने बताया कि विकास और सोशल इंजीनियरिंग पे चेंज होना है। ये चेंज बिल्कुल होना चाहिए, मगर ये चेंज होने के लिए आप हर कम्युनिटी को डेवलप करना है, हर कम्युनिटी को अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने की ताकत देना है और रिप्रेजेंटेटिव कम्युनिटी का काम करना है। अगर आप इसको महरूम कर देते हैं और ये बोलते हैं कि मुसलमान विकास की तरफ हो और कोई रिप्रेजेंटेशन मत हो, तो ये बात पे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप एक कम्युनिटी को अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हैं और उसको रिप्रेजेंटेटिव को एनकरेज नहीं कर सकते हैं। और एक मिनट बस सवाल कीजिए। 1980 में 68 मुस्लिम सांसद थे। 1984 के बाद जब आए तब आपके सांसद थे 59। मुझे बताइए मुस्लिम सबसे अधिक समस्या थी, सबसे अधिक सांसद थे मुस्लिम समाज के लोकसभा में। उसके बाद उसी समय में सबसे अधिक दंगे हुए और मुसलमान समाज के लोग मारे गए। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? रसूल साहब। देखिए नवीन साहब, ये जो सोच आई है जी, नवीन साहब जो सोच आप बता रहे हैं, ये सोच आपने लाई है। ये जो मुल्क हमारा था एक सेक्युलर मुल्क था और उसका कॉन्स्टिट्यूशन एक सेक्युलर मुल्क की गारंटी देता है। आज के दिन आप ये सोच ला कर दंगे करा कर आप ये पोजीशन में लाए हैं कि आज पूरा समाज बढ़ गया है और ये समाज को वापस जोड़ना है। अरे आप सुनिए ना, आप सुनने की ताकत क्यों नहीं रखते? जहाँ पे आपको बात तकलीफ देती है वहाँ आपका मारना शुरू कर देते हैं। आप सुनिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। आप चीखा मत मारिए, आप सुनिए, आप मौका दीजिए। हाँ, आप नवीन साहब ये सोच, ये दंगे, ये समाज को बांटने का काम आपकी पार्टी करी है बड़ी सक्सेसफुली से। ठीक है, आप बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब जल्दी से रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। कौन जिम्मेदार? कांग्रेस और ये एबीसी की टीम। देखिए समीर भाई मैं इस बात को बहुत ही संजीदगी से सुन रहा था कि हर एक शख्स देखिए जात को इसमें शामिल कर रहा है, हिंदू और मुसलमान को शामिल कर रहा है, लेकिन इसने तरक्की की बात नहीं की। विकास का मुद्दा जरूर है, लेकिन विकास के पीछे जो डायनामाइट इन्होंने छुपा के रखा है। मैं एक चैनल पर था, वहां पर विकास के पीछे डायनामाइट की बात हो रही है, तो वो डायनामाइट हटाया जाए, विकास का सही चेहरा पेश किया जाए। विकास का सही चेहरा पेश नहीं किया जा रहा है। विकास एक जात की हो रही है, किसी एक खास समुदाय की हो रही है। सुनिए ना भाई, सुनते ही नहीं समीर भाई को, सुनिए ना। अगर आपको डायनामाइट छुपा रखा है आपने, साम्प्रदायिकता का, कम्युनिज्म का, वो जो समाज के बंटवारे का उसका जिक्र कर रहे हो, आप बीच में बोलने लगे ताकि उनकी बात पहुंच ना पाए। बीच में क्यों बोलते हैं भाई आप? मेरे को तो बोलने नहीं दे रहे आप। अच्छा, विकास में बात सुन लीजिए सब। विकास में हमने क्या किया मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सुनिए। ठीक है, ये विकास के वादों के पीछे कम्युनिज्म का डायनामाइट छुपा रखा है। ये मुफ्ती साहब कह रहे हैं, इसका जवाब दीजिएगा। आपके काम आएगा, इसका जवाब दीजिएगा। बड़ी बात है, बड़ी बात है जो उनके दिल में आ रही है। 5 करोड़ लोगों को। तो मजहबी या विकास से जुड़े मुद्दे इस बार लगाएंगे बेड़ा पार। यह है हमारा आज का सवाल। 2019 का सेमीफाइनल है और
यह साबित करने की कोशिश बार बार हो रही है कि इस जंग में जो जीता उसका पलड़ा भारी हो जाएगा 2019 में। इस लिहाज से यह चुनाव काफी अहम हो जाते हैं। एचएस रावत साहब, मुस्लिम वोट बैंक को लेकर ब्रेक से पहले जो बात की गई उसमें क्या आपको दम नजर आता है? इसी वजह से मुस्लिम वोट बैंक का रसूख कम होता जा रहा है, उम्मीदवारों की जो लिस्ट आती है उसमें मुस्लिम कैंडिडेट्स कम होते हैं। बिल्कुल ये सच है, इसमें कोई दोहराया नहीं है समीर भाई जी। जब चुनाव में किसी को भी टिकट दिया जाता है, कोई भी पार्टी टिकट देती है तो उसके बाहर 10 बार उसको तोलते हैं कि उसका अपना वोट बैंक कितना है, उसकी जाति का कितना है, उसकी कहां पर है वो व्यक्ति, कहां डिजर्व करता है, वो हर चीज देखते हैं, कितना पैसा है। नहीं तो उस लिहाज से मध्य प्रदेश में 10% वोट बैंक माना जाता है मुस्लिम वोट बैंक जी, और बीजेपी ने टिकट दिया है एक मुस्लिम कैंडिडेट को, कांग्रेस पार्टी ने 3 जी, तो वो हिस्सेदारी तो नहीं मिल पा रही है। नहीं, उसका कारण मैं बता देता हूं ना कि वहां वो विनर कैंडिडेट नहीं है। पहले जो चुनावों में टिकट दिया जाता था वो पार्टी बेस्ड होता था। आज नीचे के लेवल पर भी चलता है कि इस विधानसभा के अंदर कितना मुस्लिम कैंडिडेट है, कितना SC ST कैंडिडेट है, कितना ठाकुर ब्राह्मण है। वो सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर चलता है आज की डेट में, क्योंकि ध्रुवीकरण तो हो चुका है। इसलिए अगर वहां पर 10% मुसलमान है और वहां पर 20% अगर ब्राह्मण है या ठाकुर है तो निश्चित तौर पर टिकट उसी को मिलेगा, क्योंकि वहां पर ध्रुवीकरण होता है। इस प्रकार का चुनाव देखने को मिलता है। विकास की बात अगर हम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल ने खूब पंजाब में विकास किया, फिर भी वो चुनाव हार गए वहां पर जाकर के। तो ऐसा नहीं होता। कांग्रेस भी चुनाव हार गई दिल्ली के अंदर, केजरीवाल ने उनको सफाया कर दिया। तो सोशल इंजीनियरिंग मस्ट होता है। आप देखें उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती ने जब वहां पर SC ST और साथ में ब्राह्मणों का सोशल इंजीनियरिंग हुआ तो कितनी बहुमत के साथ वो जीती, और जब दोबारा अखिलेश यादव का और मुस्लिम वोट के साथ हुआ तो कितनी बहुमत के साथ जीत गए। तो ये कहीं ना कहीं हर कैंडिडेट हर विधानसभा में यह बात जरूर मायने रखती है कि कौन सी जाति का व्यक्ति कितनी वोट बैंक अपनी रखता और कितनी उसको मिल सकती है, तो जाकर इसको विनिंग के रूप में जाकर के टिकट मिलती है। इसको कोई इग्नोर पार्टी कर ही नहीं सकती है। यह सच है, पार्टी इग्नोर कर ही नहीं सकती। भाटी साहब, आप भी तो कहीं ना कहीं इसी तरह का एक कॉम्बिनेशन ही तो ढूंढ रहे हैं। मायावती के साथ 2019 में साथ आएंगे तो इसी तरह की जातियों का जो कॉम्बिनेशन है, पिछड़ों दलितों सबको साथ लाकर जातियों का कॉम्बिनेशन ही तो बनाने की कोशिश करेंगे। तो यही बातें कहीं ना कहीं आगे बढ़ती वो पोलराइज सोसाइटी जैसा माहौल पैदा कर देती है चुनाव से पहले। समीर अब्बास जी, मैं 2 बात कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये जो रावत जी कह रहे हैं ये बिल्कुल कड़वा सच है, ये बोल सच रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। भारतवर्ष में स्थिति यही हो रही है, लेकिन ये देश के लिए लाभदायक नहीं है, ये भी सच्चाई है। ये देश के लिए हानिकारक है। देश की राजनीति विकास के मुद्दों पर होनी चाहिए, जनता के मुद्दों पर होनी चाहिए, जनहित के मुद्दों पर होनी चाहिए। दूसरी बात जो आपने सवाल उठाया, अखिलेश यादव जी का नाम लिया, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। 5 साल में कभी जाति को लेकर, धर्म को लेकर ना तो उन्होंने कोई टिप्पणी की ना कोई काम किया। उन्होंने ऐसे शानदार काम उत्तर प्रदेश में किया। अगर उन्होंने 18 लाख लैपटॉप उत्तर प्रदेश में बांटे तो हर जाति के आदमी को मिले, हर धर्म के आदमी को मिले। अगर उन्होंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया 302 किलोमीटर का, जिसपे आज लड़ाकू विमान उतर रहे हैं, तो वो हर जाति के लिए। अगर उन्होंने 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन दे रहे थे, देखिए जिन लोगों की समझ में ये बात नहीं आएगी वो हंसेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का दिमाग इससे नीचे रहता है, इससे ऊपर उठता ही नहीं है। उनके दिमाग में जाति और धर्म के समीकरण के अलावा कोई चीज घुसती नहीं है। उनके दिमाग अभी इतने विकसित नहीं हुए हैं, तो उन्हें हंसने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हंसते रहें, हम देश हित में काम करते रहेंगे। हम सभी जातियों को मिलाने का, सभी धर्मों को मिलाने का, देश में भाईचारा पैदा करने का, देश के देखिए हिंदू अच्छे हिंदू बन जाएं, मुसलमान अच्छे मुसलमान बन जाएं, इससे ज्यादा देश का भला कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर हिंदू कट्टर हिंदू बनेगा, मुसलमान कट्टर मुसलमान बनेगा, तो देश गड्ढे में जाएगा, देश का नुकसान होगा। हम चाहते हैं सब अपने अपने धर्म का पालन करें, लेकिन एक दूसरे के प्रति सहृदयता और भाईचारा रखें, एक दूसरे के प्रति प्रेम मोहब्बत रखें। ये लोग इनको पचती नहीं है, ये बात इन लोगों को पचती नहीं है, बीजेपी वालों को। ये चाहते हैं जो मसला घूम फिर के आए धर्म। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में वोट मांगने आते हैं और शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए देश का, जो देश का नेता है, जो देश का प्रधानमंत्री है, वो इतनी छोटी बात करता है कि कब्रिस्तान के लिए पैसा दिया गया, शमशान के लिए नहीं दिया गया। नवीन जिंदल साहब, जब चुनाव नहीं होते हैं बराबर पैसा भाईचारे की बात करते हैं, भाई समाज में सबको मिलकर रहना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, अच्छा माहौल होना चाहिए, लेकिन चुनाव जैसे ही आते हैं ये भाईचारा खलने से हम तो हमेशा करते हैं। हकीकत है, ईमानदारी से मान लीजिए। आज ये बिल्कुल समीर भाई,
जैसे कि अभी भाटी साहब बोल रहे थे, वो यही बात बोल रहे थे जो आपने कहा है। हाँ। आज वो भाईचारा की बात करते हैं, जिससे में अखिलेश यादव थे, वो कहते थे कि मुस्लिम बेटियां मेरी बेटियां हैं। हाँ। आज वो भाईचारे की बात कर रहे हैं। खैर छोड़िए, मैं उनकी अपनी बात करता हूँ। अखिलेश यादव ने अगर अच्छा किया तो सरकार में रहे होते। मेरा कहना ये है कि हमने जब अभी 55 करोड़ परिवारों को हेल्थ बीमा दिया आयुष्मान के तहत, प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का, उसमें हिंदू मुस्लिम देखा गया क्या? किसको दे दिया यार? गरीबों को बात कर रहे हो, किसको दे दिया? किसी एक को मिला? अभी अबे बहुतों को मिला, आपको नहीं मिला तो क्या करेंगे भाई? आप उसमें नहीं आते हो गरीबों में, रुक जाओ। नहीं तो झूठ क्यों बोल रहे हो? दे दिया आपकी सरकार ने, ये कहो देने की योजना है। दूसरा ये कि जब 6 करोड़ उज्ज्वला योजना से गैस के कनेक्शन मिले तो उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा गया। 1 रैंक 1 पेंशन से जो वर्षों से अटका हुआ मुद्दा था, वो जब दिया तो उसके अंदर से हिंदू मुस्लिम नहीं देखा गया। आज देश के अंदर जब सड़कों का विकास किया, चाहे कश्मीर में रेलगाड़ी को पहुंचाना हो या नॉर्थ ईस्ट में पहुंचाना हो, 1 लाख किलोमीटर पटरी को बदलना हो, तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ। इन मुद्दों पर वोट नहीं मिलता। फिर वही कह रहा हूँ, आप इन मुद्दों पर वोट नहीं मिलता। मैं जब इस मुद्दों पे बात करो ना, हमने क्या डेवलपमेंट किया, मैं वही बताना चाहता हूँ। तो फिर आपको राम मंदिर की याद क्यों आती है? राम मंदिर तो हमारा है, राम मंदिर की बात, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान आ ही जाता है ना। राम मंदिर अपनी जगह है समीर भाई, राम मंदिर अपनी जगह, विकास बिल्कुल अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस तो उसको मुद्दा क्यों बनाते हैं? पॉलिटिकल मुद्दा क्यों बनाते हैं? श्री राम का अस्तित्व नहीं है, जो कहते थे कि उस विवादित ढांचे पर मस्जिद बनाएगी, आज वो कहती है, कह नहीं सकती। मैं दावा करता हूं, मैं पूरे दावे से कह सकता हूं, कांग्रेस सभा में कोई वो कहे कि वहां मस्जिद बनाएगी, मैं दावे से कह सकता हूं। वो डिबेट ही नहीं है आज, वो डिबेट नहीं है। डिबेट ये है कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम के मुद्दों से बात क्यों नहीं आते चुनाव के वक्त? नेता ये डिबेट है। क्यों कमलनाथ ने कहा, बुला करके वीडियो सामने आया, सबके सामने देखा है कि चुनाव निकल जाने से हिंदुओं को निपट लेंगे। नहीं, हिंदुओं को निपट लेंगे नहीं कहा कमलनाथ जी। नहीं, उन्होंने कैसे कहा? हिंदुओं से निपट लेंगे नहीं कहा, बीजेपी आरएसएस से निपट लेंगे। आप लोग झूठ मत बोला, वो सब कह रहे हैं और क्या झूठ मत फैलाइए। आप बार-बार कहते हैं पंडित नेहरू की वजह से आज चाय वाला प्रधानमंत्री है। हाँ, ये बात सही है, शशि थरूर का बयान है। वडेरा गांधी परिवार, सही बात कीजिए ना। वडेरा गांधी परिवार ये बताना चाहता है कि उनकी वजह से सब कुछ सफाई, उनके दंडवत करिए, यही बताना चाहता है। किस लिए? ठीक है, वडेरा गांधी परिवार का क्या योगदान है इस देश के अंदर? ठीक है, दूसरा मैं कहना चाहता हूं, आप विकास पर बात हो गई बात। देखिए, अरे आपने सब गिना दिया। अभी उन्होंने बोला 2019 वाला भाषण भी दे दिया आपने। भाषण नहीं, मैं तो गिनवा रहा हूं। मुफ्ती साहब ने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि डायनामाइट छुपा रखा है। अरे साहब, डायनामाइट छुपा है विकास का, इस देश के अंदर सड़कें पहुंचाने का, गांवों के अंदर फाइबर केबल पहुंचाने का, गांव में बिजली पहुंचाने का, गांव में सड़कें पहुंचाने का, गांव में स्कूल कॉलेज पहुंचाने का, आदिवासी क्षेत्रों को, जिसको जिन नक्सलियों को कांग्रेसी क्रांतिकारी मानती है, उन नक्सलियों के जगह पर आदिवासी क्षेत्रों में विकास करने का। अच्छा, ठीक है। आज तक सेना का सम्मान बढ़ाने का, आप सेना को उस गली का सम्मान बढ़ाया। राधिका, आप टू द पॉइंट जवाब दे दीजिए। क्या हम ये माने कि आप बीजेपी के ट्रैप में फंस रहे हैं जब आपके नेता इस तरह के बयान देते हैं? कमलनाथ का जो वीडियो सामने आया उसमें वो मुस्लिम समाज के लोगों से ही ये बातें कहते हुए नजर आते हैं। हालांकि वो कहीं से ये नहीं कह रहे थे कि हिंदुओं को देख लेंगे, लेकिन बीजेपी आरएसएस के लोगों को देख लेंगे ये तो कह रहे थे, और उसको ट्विस्ट देकर ये साबित करने की कोशिश की गई। तो मुद्दा तो कहीं ना कहीं आप लोग थमा रहे हैं ना। मुद्दा तो शशि थरूर ये कहकर थमा देते हैं कि भाई हिंदू तालिबान। तो ये कहीं ना कहीं इसके लिए आपके नेता भी जिम्मेदार हैं क्या? ये मानेंगी? देखिए, अगर हम कई बार, समीर जी आप ही के शो पे आरएसएस को लेके कई बार बैठे हैं, डिस्कशन भी करी है कि किस तरह वो मुस्लिम ब्रदरहुड से भी मिलते हैं, कई बार डिस्कशन करी है। जब कोई भी इस समाज को बांटने का काम करेगा, इस समाज की डेवलपमेंट को रोकने का काम करेगा, तो उस पे सवाल तो उठेगा। और आरएसएस क्या कर रही है? आरएसएस और भाजपा कर क्या रही है? वो इस देश को सिर्फ बांटने का काम कर रही है। 4 साल, 4.5 साल वो डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं करते रहे। डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं था, अब इलेक्शन चुनाव आ रहे हैं तो अब कुछ जनता सवाल पूछ रही है, जवाब है नहीं, तो उनको राम जी को टाट में जो बिठा रखे हैं उन्होंने, उनको वहां पे राम जी याद आ जाते हैं। वैसे मुंह में राम, बगल में नथु राम। यही तो समस्या है कांग्रेस की। भाई मैंने क्या गलत कहा? आप प्रॉब्लम इनको ये हो रही है, अगर हम मंदिर जाते हैं तो इन्हें प्रॉब्लम, हम चर्च जाते हैं इन्हें प्रॉब्लम, हम मंदिर जाते हैं इन्हें प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम। राधिका ये क्लियर कीजिए ना, ये क्लियर नवीन कह रहे हैं और पूरी की पूरी बीजेपी कह रही है। नवीन क्या, पूरी की पूरी बीजेपी कह रही है कि कमलनाथ ने कहा कि हिंदुओं से निपट लेंगे जीत के आगे। तो देखिए, बीजेपी ने तो ये भी कहा था, स्वयं मोदी जी ने कहा था, गंगा मां की सौगंध खाता हूं, ये सर नहीं झुकने दूंगा, झुका दिया। उन्होंने कहा था एक के बदले 10 लाख आए क्या, बल्कि ISI
मोदी जी ने वादा किया था 15 लाख रुपए आएंगे, आए समीर जी आपके अकाउंट में? जवाब नहीं है, कमलनाथ के बारे में नहीं बोलेंगे आप, मुझे मालूम है। मेक इन इंडिया हुआ, मोदी जी ने वादा किया था नौकरियां मिलेगी, नौकरियां है। मोदी जी ने वादा किया था डॉलर यूं कितने का हो जाएगा, मोदी जी ने क्या वादा किया था पेट्रोल डीजल कितने का होगा, कोई वादा पूरा हुआ? तो भाजपा ठीक है, ये आरोप लगा रहे हैं 4.5 साल से जुमले ही दी जा रही है, राधिका जवाब दीजिए ना। वो कह रहे हैं मुसलमानों के साथ बैठ के कहते हैं हिंदुओं को देख लेंगे, हिंदुओं के साथ कहते हैं कि मुसलमानों को देख लेंगे। ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं बोल तो रही हूँ, ये क्योंकि उनके ये नहीं बता रहे 15 साल में इन्होंने क्या किया, 15 साल बाद भी क्यों वहाँ की बेटियां त्रस्त है, 15 साल बाद भी क्यों वहाँ का युवा बेरोजगार है। जी बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद निपटने की चिंता मत करो, कुछ दिन पर उन्होंने ये नहीं बोला जो आप बोल रहे हैं, उन्होंने ये नहीं बोला जो आप बोले। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, मैं बोल रही हूँ ना, गिनवाया मैंने आपको, आपने क्या क्या बोला है, आंखों में मिर्ची डालिए, पाउडर लगाइए, पंखे चला दीजिए, सब आंखों में क्या बोला है? मतदान केंद्र के बाद सब आपकी तरफ डाल देंगे। हाँ क्या ठीक है, ठीक है, हो गया, कमाल है साहब, हो गया। मोहंती जी, कुल मिलाकर बांटने वाली ये राजनीति हो रही है ना, बांटो और राज करो। जो अंग्रेज कर गए उस जमाने में वही फिर से हो रहा है। हमारे राजनेता उसी राह पर चल पड़ेंगे। यही अंग्रेज 100% आपके बात पे सहमत नहीं हो पा रहा भाई समीर जी, बट मैं ये राधिका कुछ ऐड कर रही है क्या? आप क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ, आपने जो कहा कि अंग्रेज चले गए, डिवाइड एंड रूल कर गए, पर जो लोग अंग्रेजों के साथ थे और इस इंडिपेंडेंस की लड़ाई के खिलाफ थे, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, हो गया, अच्छा ठीक है, हो गया, तो फिर सत्ता में काबिल ठीक, मोहंती जी वो मुद्दा आपका बड़ा सुन लीजिए राधिका जी, मुझे समझ में आ रहा है कि आपका ही मुद्दा वो समझ में आ रहा है कि जो शशि थरूर हुए या कमलनाथ हुए, दे अपने खुद के पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इन द कॉन्सिक्वेंस क्या बन रहा है, घटना क्या घट रही है, आप सॉफ्ट हिंदू और हार्ड हिंदू का जो आप बोल रहे हो वो नहीं बन रहा है, वो यही बन रहा है हिंदू वर्सेस नन। वो अपने आप के कॉन्ट्रास्ट जो होती है, कम्युनिकेशन की जो युद्ध होती है इलेक्शन के आसपास, वो होती है कॉन्ट्रास्ट पैदा करने की। वो इतनी कॉन्ट्रास्ट पैदा कर रहे हैं कि बीजेपी को इन लोगों ने जीतने के पहले ही जीत करवा दी पूरी, इनकी पूरी आर्गुमेंट, मतलब ये सेल्फ गोल के नजर से आप देख रहे हैं। Absolutely, this is a big, huge self goal, if not nothing else. अच्छा मुझे ये बताइए कि जब ये शशि थरूर अगर हिंदू तालिबान का जिक्र करते हैं, या योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ जाके ये कहते हैं कि यहां हमारी सरकार बनवा दो तो अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा, इन सब मुद्दों का क्या सच में ऑन द ग्राउंड असर पड़ रहा है क्या वोटर्स पर अभी भी? देखिए, आप मानिए या वोटर्स को ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं कि ये नेता ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? ये मानिए या ना मानिए, हाँ सर, ये वोटर है, ये सब जानती है, सब जानते हैं। एब्सोल्युटली, दे कैन रीड बिटवीन द लाइंस। उनको इस पारदर्शिता उनको ये समझ में आती है, बट ये भी समझ में आती है कि कौन दल जो कह रही है वो मीन कर रही है, कौन जन कह रही है वो मीन नहीं कर रही है। जब कोई दल गंगा जल पकड़ती है और बोलती है जोर से और वो अपनी मुद्दा नहीं बना पा रही है, तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ गोल ही हो रहा है। तो गंगा जल भी सेल्फ गोल आप कह रहे हैं? नहीं, बिकॉज द नैरेटिव्स आर नॉट सपोर्टिंग दैट कॉज। क्या गलत क्या नजर सर? गंगा जल हाथ में लेकर सौगंध खाई जा रही है कि 10 दिन में सरकार बनने के बाद किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। इसमें बिल्कुल, ये 4 दिन इलेक्शन के 4 रोज। एक मिनट सर, मैं उसका मैं गलत क्या आधार दे रहा हूं सर। आप शादी के 4 दिन पहले आके, इलेक्शन के 4 दिन पहले आके कुछ भी जुमला बोलो, सर, पब्लिक नहीं खरीदने वाली है। ये आपको बिटवीन द लाइंस पकड़ेगी। वो दिस इज नॉट नथिंग बट अ ह्यूज सेल्फ गोल। ठीक है, अगर रात का 2 दिन बाकी है, आप कुछ भी बोलिए, वो नहीं बिकेगा, कोई नहीं खरीदेगा। ये नैरेटिव्स नहीं बिक पा रही है। सो इन अदर वर्ड्स, बीजेपी का कॉन्ट्रास्ट बहुत बड़ा बन रहा है, सेल्फ गोल ही है। नहीं मिलता तब सवाल नहीं होता। वादा 4 दिन पहले गरीबी हटाएंगे, आपने वादा क्या गरीबी हटाएंगे? गरीबी बढ़ा डाली। मुझे बताओ कितनी गरीबी आपने हटाई? वो बढ़ा दिया। गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा जी आई थी, इंडिया इज इंडिया, इंडिया इज इंडिया। ठीक है, एक मिनट रहते ना भाई, 1 मिनट रुकिए, इसका बंटन 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। आप बात करिए ना नथुराम की, आप बात करिए गोडसे की, जिन्होंने महात्मा गांधी को नहीं बख्शा। बस गोडसे नथुराम नहीं रह गया। अपने देश के 17 लाख परिवारों के बारे में सोचा, जिन्होंने देश के लिए आजादी के अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। उसके बारे में आपको याद नहीं आता? कभी आपको कभी याद आया? आजाद किस कीमत से
अच्छा, आप नाम बता सकती हैं क्या? गोविंद भाई, बोल भाई, उनके बारूद की वजह से आसाम हिंदुस्तान के साथ है, लेकिन आपको उसका जानकारी है, लेकिन नहीं है। आपने देश के महानुभावों का, स्वतंत्र सेनानियों का सदा अपमान किया, एक परिवार को बड़ा। नवीन हो गया। रावत साहब, गंगा जल का बार बार जिक्र हो रहा है, ये बात बीजेपी को बहुत अखर रही है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, जिसमें राधिका भी शामिल थी, कि गंगा जल हाथ में लेकर ये कसम कैसे खा ली कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। एक मिनट नवीन प्लीज, अरे रावत साहब को बोलने दीजिए। मेरा ये कहना है, अरे बीजेपी को अखर ही, बीजेपी के नेताओं ने इसके खिलाफ बयान दिया भाई। नहीं, ये स्पष्ट है। हर चीज का जवाब। अरे नवीन भाई, हिंदू धर्मगुरु बैठे, कारण यह है कि गंगा जल की कसम तब हम उठाते हैं जब बाकी कस्में फेल हो जाती हैं। नेताओं की जो पहले के वादे थे, जब वो फेल हो गए कि भाई हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किसानों को मरने नहीं देंगे, किसानों के लिए ये करेंगे, SC ST अब एतबार नहीं रहा नेताओं के वादों पर, अब वोटर को एतबार रहा नहीं। इनको लगा कि यार ये तो अब क्या हुआ कि गंगाजल को लेकर के हम ऑथेंटिक कह रहे हैं कि भाई गंगाजल से बड़ा हिंदू धर्म के अंदर इससे बड़ी कोई कसम होती नहीं है। अब या तो भगवान राम की हम कसम खा लें या फिर हम अपने अवतारों की खा लें, लेकिन गंगाजल की कसम सबसे ज्यादा पावरफुल मानी जाती है उस कसम पर। और अगर ये भी फेल हो जाती है, मान लो 10 दिन में ये नहीं कर पाते, भरोसा करना चाहिए जनता को कि नहीं, जनता भरोसा करेगी करेगी करेगी। कांग्रेस कारण है कसम गंगाजल की बोतल दिखा के नवीन प्लीज, अब तो इसका जवाब तो राधिका ही देंगे। उसका कारण यह है कि हिंदू धर्म में इससे बड़ी बात नहीं, अगर ये भी 10 दिन के बाद फेल हो जाती है, उसके बाद फिर नेताओं के पास ये बचेगा कि भैया स्टैम्प पेपर लेकर के आया हूं, ये दे दीजिए। ठीक है। अरे नवीन प्लीज, राधिका अग्री कर रही हैं आप? रावत साहब कह रहे हैं क्योंकि नेताओं की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है, वो कह रहे हैं इसके बाद तो बस यही बचा कि स्टैम्प पेपर लेकर आओ और कहो कि सरकार बनी तो ये करेंगे। 60 साल में कांग्रेस ने तो गिराया। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार पंजाब में बनी और जब कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनी, हमने दोनों जगह पे किसानों का कर्जा माफ किया। अब यहाँ की बात, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, छत्तीसगढ़ प्रदेश में ये रीत और रिवाज है, यहाँ पे हाथ में गंगा जल लेके कसम खाई जाती है, ये यहाँ का कल्चर है। तो जहाँ पे आप कहाँ पे कल्चर है, हमने उस कल्चर को आगे लेकर चल गए, क्योंकि धर्म हो, कल्चर हो, समाज हो, सबको साथ लेके चला जाता है। और इसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इतनी बौखलाहट क्यों है भाजपा में। उनको गंगा जल से प्रॉब्लम है, उनको किसानों से प्रॉब्लम है। कसम खा लो ना, मंदिर वही बनवाएंगे, चलो यही करना। आपको लोग कह रहे हैं ना मंदिर बनवाएंगे, कसम खा लो। अरे कसम आपने तो खाई थी, पूरा कर दिया। आपने तो कसम भी खाई आपकी तो कसम भी राजनीति मंदिर के ऊपर है, आपकी वजह से। आपने नहीं कहा था और वो कांग्रेस की कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमको पाकिस्तान 2 बार सत्ता में आ गए, कुछ नहीं किया आपने। उसी की तैयारी, साधु संत बड़ा नाराज है, उसी की तैयारी करी, इसीलिए उसको अयोध्या बनाया। उसी ठीक है। राजकुमार भाटी साहब 2 बार किया। राजकुमार भाटी साहब, भगवान श्री राम के मंदिर के कसम का भरोसा करे जनता। भाटी साहब, उन्होंने भी विष्णु मंदिर बनवाया साहब, पहली बार। मैं तो अभी तक तो सुनिए, एक ही लाइन पर रहा हूं। मैं फिर वही कहूंगा, ये जो धार्मिक मुद्दे हैं और ये जो लोगों में उत्तेजना पैदा करने की बात है, लोगों में डिवीजन करने की बात है, ना तो इसे समझदार हिंदू पसंद करता है, ना समझदार मुसलमान पसंद करता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात है। जो इनके बहकावे में आ जाते हैं, उन नासमझों से देश नहीं चलेगा। हमारी कोशिश ये है कि हिंदू समझदार हिंदुओं की संख्या बढ़े, समझदार मुसलमान। अरे सुन लीजिए, समझदारी की बातें सुनते नहीं है। और राजनीति राजनीतिक मुद्दों पे हो, धार्मिक मुद्दों पे राजनीति ना हो, राजनीति राजनीतिक मुद्दों पे हो। और देखिए, पिछले 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी जो बड़े बड़े वादे करके आए थे, लोगों को बड़ी उम्मीद जगी थी और लोग उनके चेहरे पर वोट देते थे, लेकिन 4.5 साल के अंदर उन्होंने जो सारे वादे फेल हुए हैं, अब उनका चेहरा वोट काटने का काम करता है। अब इन 5 प्रदेशों में चुनाव है, एक में बीजेपी जीतेगी नहीं, एक प्रदेश में भी बीजेपी नहीं जीतने वाली है। और इसके बाद 11 दिसंबर के बाद 2019 का चुनाव शुरू हो जाएगा। ठीक है। मुफ्ती मंजूर जाही साहब, अग्री कर रहे हैं आप कि धर्म जो है, जो मजहब है हमारा, देख लीजिए, वो तो मेरा प्राइवेट मामला है ना। इसे नेता अपनी जागीर बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं चुनावों के दौरान, भड़का कर लोगों को? सीधा सवाल। बंद कमरे में वीडियो आया, बता दीजिए।
समीर भाई, गंगा जो हमारी धरोहर है, गंगा मैया कभी किसी को बुलाती है तो गंगा मैया का इस्तेमाल कभी होता है। कोई गंगा के पानी को हाथ में लेकर के सौगंध करने की बात करते हैं। क्या किसकी मोनोपोली है गंगा के ऊपर में? गंगा का पानी सिर्फ मोदी जी का नहीं है या कांग्रेस का नहीं है, हिंदुस्तान की धरोहर है। इसके साथ तो कम से कम खिलवाड़ ना करें आप लोग। आप लोगों ने सबने सब खिलवाड़ करके धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो यकीनन याद रखें, अगर आप धर्म के साथ खेलेंगे, धर्म के जितने जिम्मेदार हैं वो आपके साथ जिस दिन खेलना शुरू कर दिया तो आपको आपकी औकात याद आ जाएगी। आप राम मंदिर को ना खेले, राम मंदिर की ईंटों के साथ ना खेले, राम की अस्मिता के साथ ना खेले, हिंदुस्तान के तमाम धर्म के मानने वालों के तमाम गुरुओं के साथ ना खेलें। याद रखें, अगर जब आप इनके साथ खेलेंगे और जिस दिन इन्होंने और धर्म के जिम्मेदारों ने और भगवान ने और खुदा ने आपके साथ खेलना शुरू किया तो याद रखें आपका कोई पुरसान हाल नहीं होगा। आप इनका सम्मान करना सीखें, धर्म का भी और धर्म के जिम्मेदारों का भी, और गंगा को यूं मजाक ना बनाएं। गंगा हमारी धरोहर है, तो जो लोग भी मजाक उड़ाएंगे तो याद रखना इसी गंगा में आपको डूबना है। तो आपको पता चल जाएगा कि गंगा में क्या आपको प्यार मिलता है या मोहब्बतें वहां मिलती है। ये तो बड़े नेता है, इनकी बात सब सुनते हैं। ये सूट करता है आपकी राजनीति। बिल्कुल। अगर कोई मौलाना बैठे हुए हैं, अगर कोई इस्लामिक स्कॉलर बैठे हुए हैं तो उनसे कह दो कि आपके बूचड़ खाने। इनकी बात को सुनता है ये मुसलमान सियासत समझ में आ रही है। समाज इनकी बात को सुनता है, इन पे पालन करता है। ये बड़े नेता है उनके, और इनकी बात को हम भी मान रहे हैं। हम तो कह रहे हैं एक बार अपील कर देंगे तो लोग मान जाएंगे। ठीक है, अपील ही करने के लिए कह रहे हैं। रसूल खान साहब, ये माहौल बदलेगा कैसे? क्योंकि हम हमेशा देख रहे हैं ऐसे तो बातें होती रहेंगी, बड़ी मेल मिल्लत की, मोहब्बत की। चुनाव आएगा तो बांटना शुरू कर दिया जाएगा। ये बदलेगा कैसे? उम्मीद कैसे जगे आज हिंदू देश के लोग बंद करेंगे नेता तक? हम हमारी खुश, देखिए हमारी एक मिनट मुझे टाइम दीजिए आप। हमारी खुशकिस्मती है कि आज भी ये मुल्क में संविधान को, सेक्युलरिज्म को मानने वाले लोग मेजॉरिटी में हैं, और जब तक ये मेजॉरिटी में हैं ये कम्युनल राजनीति नहीं चलेगी। ये कम्युनल राजनीति को खत्म होना है। बात दूसरी ये है कि जहां पे सोशल इंजीनियरिंग और मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की आती है तो यहां पे मुल्क को एक डिबेट करना है कि जो पिछली कम्युनिटी है, सोशली बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, इनको ऊपर लाने में आप पॉलिटिकल एस्पिरेशन देखेंगे या रिजर्वेशन देखेंगे। अगर आप पॉलिटिकल एस्पिरेशन उनको गारंटी नहीं कर सकते हैं तो आप उनको रिजर्वेशन के थ्रू एम्पावर करना होगा, एम्पावर करके उनको सामने लाना होगा, क्योंकि जब तक के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता कोई कम्युनिटी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो जो मुद्दा डिबेट का था ये था। दूसरी बात जो मंदिर की बात है, जो मस्जिद की बात है, ये है, मैं समझता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की मोनोपोली है और ये मोनोपोली उनको ख़त्म हो चुकी है और ये मोनोपोली पे आज कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं है। आज चाहते हैं डेवलपमेंट होना, आज चाहते हैं भाईचारगी होना है, तहजीब होना है, और मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, दलित सबको इज्जत मिलना है और भाईचारगी मिलना है। ये मुद्दा आज हमारे मुल्क में है और ये मुद्दे पे ये इलेक्शन होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी नोट के साथ इस डिबेट को खत्म कर रहा हूं। भाईचारा देश का बना रहे, एकता बनी रहे, यह सबसे ज्यादा जरूरी। और कहीं ना कहीं देश की जनता भी इस बात को समझ रही है कि जो नेता लोगों को बांटने वाले बयान दे रहा है, आपस में तोड़ने वाले बयान दे रहा है, उसका मकसद क्या है। तो मुझे लगता है कि अब देश की जनता इतनी समझदार हो गई और इसी समझदारी के साथ वो वोट करेगी, अभी भी और 2019 में भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शब बखैर।